गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा BA सेकेंड ईयर, विषय राजनीति विज्ञान, और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। देखिए स्टूडेंट, विश्व में जहाँ कहीं संविधान है तो संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की भी अपनी एक श्रेष्ठ प्रस्तावना है जो संविधान के मूल उद्देश्य और लक्ष्यों को निर्धारित करती है, स्पष्ट करती है। प्रस्तावना के अंदर ही संविधान के उद्देश्यों को बता दिया गया है कि हम इस संविधान के अंतर्गत किन किन तत्वों को शामिल करेंगे, किन किन चीजों को शामिल करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक श्रेष्ठ आभूषण मानी जाती है। किसकी? संविधान की। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना का अध्ययन करने से ही आपको यह पता चल जाता है कि भारतीय संविधान में किन किन चीजों को निहित किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना भारत के प्रजातंत्रीय गणराज्य का एक सारपूर्ण घोषणा पत्र है। क्या है? सारपूर्ण घोषणा पत्र है। इसे संविधान का गौरवपूर्ण मूल्य कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। तो आज हम संविधान की प्रस्तावना की चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, हम संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा कर रहे हैं और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना तो इस प्रकार वर्णित है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना एक बहुमूल्य प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना के अंदर ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसे ऐसे विचारों का समावेश किया गया है जो पूरे संविधान को वर्णित कर देती है। जैसे भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न बनाया गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गरिमा बनाए रखने, उसका सम्मान, धर्म की उपासना, विचार, अभिव्यक्ति आदि को उसमें समावेश किया गया। और इन सब चीजों को लेकर हम आगे संविधान में इनको विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। तो 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हम एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो स्टूडेंट, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है
कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में गया है। पहला है प्रस्तावना का घोषणा पत्र भाग, का घोषणात्मक भाग। कौन सा है? घोषणात्मक भाग। दूसरा है उद्देश्य भाग, उद्देश्य भाग। कौन सा है? उद्देश्य भाग। तीसरा है वितरणात्मक भाग, वितरणात्मक भाग। प्रस्तावना घोषणात्मक भाग में क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए अधिकृत है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये और भी आगे जाकर 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। दूसरा भाग है उद्देश्य भाग, इसमें भी ये चीज दी गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है? इन सबको आगे अभी पढ़ेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र और गणराज्य। वितरणात्मक भाग में देखते हैं तो सबसे पहला आता है सामाजिक आर्थिक न्याय। कौन सा? सामाजिक आर्थिक न्याय। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा आता है समानता स्वतंत्रता भातृत्व, स्वतंत्रता समानता भातृत्व और अखंडता। तो भारतीय प्रस्तावना को इस प्रकार बांट रखा है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रस्तावना का घोषणात्मक भाग क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग संविधान को अधिनियम अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। ये वाक्य, ये शब्द 3 बातों को स्पष्ट करते हैं। 3 बातों को स्पष्ट करते हैं शब्द कि भारतीय संविधान ने अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित की है। भारतीय संविधान ने अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित की है। दूसरी, भारतीय संविधान निर्माता भारतीय संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। तीसरी बात, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है।
भारतीय इच्छा का परिणाम है। ये वाक्य भावनात्मक रूप से ही नहीं, यथार्थ रूप से भी सत्य है। हम भारत के लोग, इसका एक और अभिप्राय यह भी है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की अधिराज्य स्थिति समाप्त हो जाती है, डोमिनिक स्टेट की स्थिति समाप्त हो जाती है, और कोई भी राज्य अवयव, एक एक समूह संविधान को समाप्त नहीं कर सकते और इस संविधान से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि इस संविधान को बनाने वाले कौन थी? एक तरह से भारतीय जनता थी, जो प्रतिनिधि थे वो भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य भाग। सबसे पहले भारतीय संविधान को क्या माना जाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माना जाता है, अर्थात भारत आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। आंतरिक दृष्टि से भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, बाहरी दृष्टि से भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत की संसद अपने देश के आंतरिक शासन को चलाने के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, उसमें किसी बाहरी व्यक्ति से, बाहरी सरकार से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी बात, बाहरी दृष्टि से भी भारतीय संविधान, भारत सरकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। वो किसी भी देश से संधि कर सकती है, संधि विच्छेद कर सकती है, अपनी इच्छा से अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते कर सकती है, क्योंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उसको बनाया गया है संविधान द्वारा। पंथ निरपेक्षता। संविधान, भारतीय संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था, लेकिन यह शब्द पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता का मतलब, धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि भारत के प्रत्येक लोगों को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की पूर्ण आजादी है। कहीं किसी प्रकार का कोई दबाव सरकार का नहीं है। व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते कि उसके धर्म परिवर्तन करने से समाज, राष्ट्र पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और भारत में बहुत से अल्पसंख्यक व्यक्ति रहते हैं, संप्रदाय रहते हैं, तो उनको भी अपने धर्म, उसको मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की पूर्ण आजादी है, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि भारत में संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। समाजवादी। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों का यह मानना था कि भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया जाए, समाजवादी राज्य घोषित किया जाए। लेकिन अधिकांश सदस्यों का यह मानना था कि भारतीय संविधान को एक विशेष विचारधारा के दर्शन से जोड़कर इस विषय को, इसको विवाद का विषय न बनाया जाए। इसलिए द्वितीय, अर्थात यही बात मान्य रही उस समय कि समाजवादी राज्य घोषित नहीं किया गया। लेकिन आगे चलकर शासक वर्ग के मन में विचार आया कि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक दिशा दी जाए, भारतीय राज्य व्यवस्था को एक दिशा दी जाए, और उसी क्रम में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया और भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। भारत का समाजवाद अपना एक अनूठा समाजवाद है, परिस्थितियों से बनाया हुआ समाजवाद है। हम दो दृष्टि से समाजवादी हैं, राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। पूर्ण समाजवादी नहीं है हम। राजनीतिक दृष्टि से सबको, राजनीति में जो संविधान का जो मापदंड है, वो मापदंड यदि करता है कोई व्यक्ति या महिला, तो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर राजनीतिक में किसी को कोई
भेदभाव नहीं किया गया है। सबको एक वोट डालने का अधिकार दिया गया है जो 18 वर्ष का हो गया है। चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है जो संविधान की योग्यता पूरी करता है। सामाजिक क्षेत्र में हम समाजवादी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता दी गई है योग्यता के हिसाब से। अपना व्यक्ति विकास कर सकता है, जिसमें जितनी योग्यता है उतना वो विकास कर सकता है। यहां पर धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो हम दो दृष्टियों से समाजवादी हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति को अपनाया गया है और भारतीय जनता में पूर्व सत्ता निहित की गई है। शासन सत्ता, पूर्व सत्ता अंतिम रूप से भारतीय जनता में निहित की गई है, लेकिन भारतीय जनता अपनी पूर्व सत्ता का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। गणराज्य। भारतीय संविधान एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहां का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्रपति, वह वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। कैसे होगा? निर्वाचित होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे भाग पाते हैं, वितरणात्मक भाग। वितरणात्मक भाग में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में सभी को सामाजिक न्याय प्रदान करने की कोशिश की गई है और क्योंकि व्यक्ति होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, उसका एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और लोकतंत्र में रहते हुए व्यक्ति के साथ यदि किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो इससे बड़ा बुरी बात और कोई नहीं है। इसलिए सभी व्यक्तियों को सामाजिक न्याय प्रदान किया गया है। छुआछूत, अस्पृश्यता जैसे चीजों को निषिद्ध किया गया है, समाप्त किया गया है और सभी व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से समान है। सभी को खेलकूद, रेलवे स्टेशन, एरोप्लेन, होटल, मनोरंजन के साधन में बिना किसी भेदभाव के जा सकता है। ट्रेन में सफर कर सकता है, मनोरंजन के जगह जा सकता है, वहां पर धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय को सामाजिक न्याय का पूरक माना जाता है। जब तक व्यक्ति को आर्थिक न्याय, आर्थिक समानता नहीं मिलती है, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय अधूरा है। अतः वर्तमान स्थिति यह बनी हुई है कि कुछ धनाढ़ लोगों ने समाज के बहुसंख्यक लोगों का शोषण कर रखा है। तो इसको समाप्त करने के लिए होना यह चाहिए कि उत्पादन के साधनों का समुचित रूप से वितरण हो। जमीन, कल कारखाने, जितने भी उत्पादन साधन हैं उन पर कुछ ही वर्गों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो भारत सरकार में आर्थिक समानता को नहीं अपनाया गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व में इस बात में यह कहा गया है कि आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेगी। इसलिए गवर्नमेंट, भारतीय सरकार की यह प्राथमिकता रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा पर्यावरण मिले और इसी के तहत सरकार निरंतर कार्य करती रही है। कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, पीपीएल श्रेणी, विभिन्न प्रकार के वर्ग श्रेणी चला रखी है कि गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज मिले, भोजन मिले, मकान मिले। वृद्धावस्था पेंशन इसलिए दी जाती है कि बुजुर्ग व्यक्ति जिनके पास आय का स्रोत नहीं है और उसके जो दैनिक खर्चे हैं, उसके जो आवश्यकता है वो उससे पूरी कर सके। तो ये आर्थिक सुधारों के दृष्टि में कदम है भारत सरकार का। ऐसी बहुत सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो योग्यता निर्धारित कर संविधान में जो योग्यता है वो निर्धारित कर रखी है, तो सभी को राजनीति में जगह मिलनी चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ सके जिसकी
संविधान में जो योग्यता निर्धारित है। प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार दिया गया है जो 18 वर्ष हो गया है। तो हमारे यहाँ पर राजनीतिक न्याय स्थापित करने की कोशिश की गई है भारतीय संविधान में, प्रस्तावना में, और इनको हम वर्तमान में इस चीज को हम देख भी रहे हैं और प्राप्त भी कर रहे हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति एक वोट डालता है, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सबको एक वोट डालने का अधिकार है। यदि आप 25 वर्ष के हो गए हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है संविधान की व्यवस्था के अनुसार। आप 30 वर्ष के हो गए तो आप यदि संविधान के मापदंड पूरे करते हैं तो आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। समानता, भारतीय संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता को स्थान दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो। प्रकृति दृष्टि से जो समानता है वो एक अलग बात है, लेकिन संविधान की दृष्टि से सबको समान अधिकार दिए गए हैं। सबके पास, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको 6 अधिकार दिए गए हैं और अपना वो विकास कर सकता है। स्वतंत्रता, भारत की प्रस्तावना में इस बात को निहित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, किसी प्रकार का उस पर दबाव नहीं डालेगा, अपना विकास करने के लिए उसको समान अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। वो कैसा व्यवसाय चुन सकता है, उसके लिए वो आजाद है, स्वतंत्र है। भातृत्व, बंधुत्व, संविधान का अंतिम आदर्श क्या है? बंधुत्व, भातृत्व। और इसकी प्रेरणा हमको कहां से मिली? इसकी प्रेरणा हमको 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों के सर्वकालिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद, जिसमें यह लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र उत्पन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र उत्पन्न होता है, प्रकृति से उसे विवेक और विश्वास प्राप्त होता है, मिलता है। तो हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना चाहिए, प्रेम युक्त आचरण करना चाहिए। तो यह भी हमारी संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, भातृत्व, और इसको हम संविधान में आगे लेकर चले हैं। तो आज हमारा समाज एक भातृत्व, भाईचारे की भावना से रहता है। सरकार ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हमने तो यहां तक, हमने तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी हमने कभी कोई आक्रमण नहीं किया, हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई हमने, भरपूर उनको सहयोग दिया बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में हमने एक शब्द डाला, भातृत्व से हमको ये सिखाया कि हमें भाईचारे और प्रेम की भावना से रहना चाहिए। अखंडता, बहुत शब्द एक है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्यों जोड़े गए? इसलिए जोड़े गए कि कोई भी राज्य भारतीय संविधान से, भारतीय संघ से अलग होने की बात न करे, क्योंकि भारत एक अखंड राज्य है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। राज्य तो बनाए जा सकते हैं लेकिन एक और पाकिस्तान या एक और भारत का निर्माण नहीं होगा। भारत एक अखंड राज्य है, एक ही संघ है। तो इस प्रकार के वितरणात्मक भाग में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और अखंडता को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को भी भारतीय प्रस्तावना में शामिल किया गया है। व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता को भी प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान निर्माता भारत की राष्ट्रीय एकता से परिचित थे, इसलिए उन्होंने धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद को महत्व न देते हुए राष्ट्र की एकता के महत्व को अपनाया। किसको अपनाया? राष्ट्र की एकता के महत्व को अपनाया और व्यक्ति गरिमा को प्रतिष्ठित किया। तो स्टूडेंट, आज हमने
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जाना, अध्ययन किया। धन्यवाद।